पैसों की कमी की वजह से दीनू काका विराज की साइड नहीं ले सके और उन्हें फिर से अपने काम पर लगना पड़ा था। जब विराज ने देखा कि उसकी ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो वो दीनू काका के लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था और उसने तय किया कि वो अब सब खुद से ही करेगा। ये सोचते हुए विराज ने एक ऐसी जगह पसंद की जहां खड़े होकर वो आसानी से सभी लेबर्स से बात कर सकता था। तुरंत ही विराज ने लेबर्स की ओर चिल्लाते हुए कहा, अंकल्स प्लीज रुक जाइए, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? रही राजन की बात, तो वो विराज को नफरत की नजरों से घूर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी अच्छे शो को देखने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि राजन ने तो सभी लेबर्स को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। अब अगर उन्होंने 7 दिन में काम नहीं किया तो उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। ऐसे में भला विराज की बात सुनकर कोई लेबर भला अपना काम रोक सकता था? विराज, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। सीमेंट की बोरी को अपनी पीठ पर लादते हुए एक 50 साल के आदमी ने कहा, हाँ विराज, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, और अगर तुम्हें सिर्फ बकवास करनी है तो यहाँ से चले जाओ। हमारा टाइम खराब मत करो, हमारे पास बहुत काम है, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं है। एक और लेबर ने अपनी बात कही। लेबर्स की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और बोला, अंकल्स, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि ये घर जिस जमीन पर बन रहा है वो गोपी शंकर चौधरी की नहीं है। वो जमीन मेरी सुषमा आंटी की है और चूंकि मैं उनका पोता हूं तो इस जमीन की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं उस इससे पहले कि विराज अपनी बात खत्म कर पाता, 50 साल के उस आदमी ने विराज को बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हारी कहानी लंबी हो या छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी इस कहानी पर भरोसा कौन करेगा, फर्क इससे पड़ता है। क्या तुम लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है? तुम मेरे मास्टर से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? उसी समय विराज के सामने एक फैट फिगर आकर खड़ा हो गया और भीड़ के सामने अपनी बात रखी। वो आवाज एक लड़की की थी। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि वो लड़की कौन थी। उस लड़की की आवाज सुनकर सभी लेबर्स ने काम करना छोड़ दिया और क्यूरियसली उस लड़की को देखने लगे थे। उन्होंने देखा कि उस लड़की की उम्र करीब 18 से 20 साल होगी, जिसने पहाड़ी कपड़े पहने हुए थे और अपने पीछे एक बैग लटका रखा था। उस लड़की को देखकर सभी के मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। विराज, क्या तुमने इस लड़की को इसलिए किडनैप किया है जिससे तुम इसे अपनी बीवी बना सको, है ना? तुरंत ही एक लेबर ने अपनी सोच को विराज के सामने रखा। अब समझ आया कि तुम अलीबाग गांव क्यों आए हो। तुम्हारी इस लड़की से शादी हो रही है और तुम्हें भी एक घर की जरूरत है ना? हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगले महीने गोपी शंकर के बेटे उमेश की भी शादी हो रही है। अगर ये घर तुम्हें दे दिया तो फिर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। भीड़ में से एक आदमी ने कहा और उसके बाद उर्वशी को देखते हुए उस आदमी ने फिर से अपना मुंह खोला। ये लड़की तो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी किस्मत तो देखो, इसकी शादी विराज के साथ होगी। मुझे तो इस लड़की पर बहुत दया आ रही है। हमारे अलीबाग गांव में अभी भी बहुत बैचलर्स हैं जो अमीर नहीं हैं और बेचारी इन लड़कियों को भुगतना पड़ता है। ये एकदम सही कह रहा है। ओए लड़की, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम अपना पार्टनर बदल लो। ये लड़का हमारे गांव का सबसे पुअर इंसान है। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी और पूरी जिंदगी तुम्हें सफर करना पड़ेगा। अब तो उर्वशी को एडवाइस देने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। राजन की नजर तो उर्वशी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उर्वशी का शरीर उसकी आंखों में बस गया था। जब सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे तो भला राजन कैसे पीछे रहता? उसने भी तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। मेरे पास एक बड़ा सा घर है और साथ ही साथ 10 एकड़ जमीन भी है। इस गरीब से तो मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये बोलने के बाद राजन उर्वशी के साथ रहने के सपने देखने लगा था। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद फाइनली उर्वशी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा,
मेरे मास्टर के पास इतना पैसा है कि तुम लोग कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। बस उन्हें शो ऑफ करना नहीं आता है। इसके पास पैसा है? पागल लड़की, पूरी दुनिया में केवल एक तुम ही हो जिसे इसकी वेल्थ पर भरोसा होगा। ये बोलते हुए एक लेबर जोर जोर से हंसने लगा था और इसी के साथ दीनू काका को छोड़कर सभी लोग विराज का मजाक बनाने में लगे थे। वैसे तो दीनू काका को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे भी क्या करते। उन्होंने तो अपनी तरफ से विराज को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उन्हें क्या पता कि विराज पूरी तैयारी के साथ आया है। शुरुआत में विराज को बुली होना भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब समय आएगा तब विराज अपना ऐसा खेल दिखाएगा कि पूरा अलीबाग गांव देखता रह जाएगा। उसके बाद में ना जाने कितने ही लोग विराज के चरण छुएंगे और उसकी शरण में आने की कोशिश करेंगे। खैर, ये सब तो बात की बात है। अभी तो विराज का मजाक बनाया जा रहा था। उर्वशी को भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए उसने तुरंत ही उन लेबर्स से कहा, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है। ये बोलने के बाद उर्वशी के कदम सीधा विराज की तरफ बढ़े और उसने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मास्टर, ये लोग कितने शेमलेस हैं। आप इनके साथ इतने पोलाइट क्यों हैं? ये आपकी पोलाइटनेस के लायक नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती तो इन लोगों को कब का सबक सिखा चुकी होती। उर्वशी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने कहा, उर्वशी, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसा हम विश करते हैं वैसा होता नहीं है, या हम कर नहीं पाते हैं। तुम अभी छोटी हो, नादान हो। जब समय आएगा तो तुम्हें भी इन सब की अच्छे से समझ आ जाएगी। जब उर्वशी ने विराज के सीरियस एक्सप्रेशंस नोटिस किए तो उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मास्टर, वाकई में आपको तो सभी चीजों का नॉलेज है। मैं आपकी तरह कब बन पाऊंगी? इस बारे में अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोचना भी मत। तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह स्मार्ट नहीं है। ये बात विराज के मुंह से नहीं बल्कि जितिन के मुंह से बाहर आई थी। जब जितिन ने सुना कि उर्वशी विराज की तरह बनना चाहती है तो जितिन कैसे पीछे रहता, क्योंकि विराज के सारे स्किल तो जितिन भी सीख रहा था। अगर अब कोई विराज की तरह बनेगा तो वो सिर्फ जितिन ही होगा। ये सोचकर तुरंत ही जितिन ने उर्वशी को टोक दिया था। जितिन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उर्वशी काफी नाखुश हो गई थी। तुरंत ही उर्वशी ने कहा, अगर तुम्हारे पास स्मार्ट ब्रेन है भी तो उसका फायदा क्या? तुम्हारी सैलरी तो मुझसे भी कम है। मैं तो एक झटके में तुमसे आगे निकल गई। तो तुम खुद देखो कि स्मार्ट कौन है। क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अच्छा मोटी, तो तू अब मुझे नीचा दिखाएगी? हालांकि जितिन और उर्वशी को अभी मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि दोनों बहुत ही सिंपल थे, इसीलिए दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। और बीच बीच में दोनों एक दूसरे की टांग खींचने का भी काम कर लेते थे। जब विराज ने देखा कि उन दोनों का फिर से शुरू हो गया है, तो तुरंत ही विराज ने एक लंबी सांस ली और उसकी नजर सीधा अपनी घड़ी पर गई। दोपहर के 3 बज गए थे और विराज ने तय किया कि अब उसे और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए विराज ने एक बार फिर से उन लेबर्स से कहा, मैंने अभी आप लोगों से बहुत कुछ कहा, लेकिन आप लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेरे बात करने का सिर्फ एक ही मतलब है और मुझे उम्मीद है कि आप ये काम जल्दी से जल्दी बंद कर देंगे। विराज की बात सुनकर तुरंत ही एक लेबर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, तुम्हारी बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन असल में वो है नहीं। अगर गोपी शंकर को पता चल गया कि हमने काम बंद कर दिया तो हमें पैसा नहीं देगा, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। तो हमें जितने भी पैसे का नुकसान होगा, क्या वो तुम सेटल करोगे? जैसे ही एक लेबर ने विराज से पैसों की बात की, वैसे ही सभी लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर विराज के पास पहुंच गए थे। हाँ विराज, मुझे तो गोपी शंकर से 20,000 रुपए लेने हैं। पिछले 2 महीनों से उसने मुझे पैसा नहीं दिया है। दूसरे लेबर ने कहा, तुम्हारा तो सिर्फ 20,000 बकाया है, मुझे तो 35,000 रुपए लेने हैं।
तीसरे लेबर ने कहा, मुझे 50,000। देखते ही देखते विराज के सामने बकाया पैसों का खजाना इकट्ठा हो गया था और उन सभी लोगों की बात सुनकर विराज को समझ आ गया कि आखिर ये लोग काम करने के लिए मना क्यों कर रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद विराज ने उन लेबर्स से कहा, ये कैसा रहेगा? आप लोग पहले मेरी बात सुनिए और यहां से चले जाइए। जब समय आएगा और अगर गोपी शंकर ने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं आप सभी को उसके पास लेकर चलूंगा। अगर उसके पास आप लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं आपको पैसा। इससे पहले कि विराज अपनी पूरी बात कह पाता, एक 50 साल के लेबर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, कम ऑन, क्या तुम हमारे साथ कोई राजनीति का गेम खेल रहे हो? विराज को समझ नहीं आया कि वो 50 साल का लेबर उससे क्या ही कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विराज तो अपने प्लान के हिसाब से चल रहा था। सामने वालों को उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उनके सवाल जवाब भी एकदम वाजिब थे। वो ऐसे कैसे विराज पर भरोसा कर सकते थे? इससे पहले कि विराज उनसे कुछ कहता, उस 50 साल के लेबर ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, तुम इतने सालों से इस गांव में नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। ये दुनिया भरोसे पर चलती है विराज। तुम्हें पहले हमें भरोसा दिलाना होगा। यहाँ पर कितने सारे लेबर का कितना सारा पैसा बाकी है। क्या तुम में वो सारे पैसे चुकाने की एबिलिटी है? मनोहर, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये लड़का हमें भरोसा तो दिला नहीं रहा है, लेकिन हमें कह रहा है कि ये पैसों से हमारी मदद करेगा। यहाँ पर हम 7 से 8 लोग हैं। अगर सभी ने काम बंद कर दिया तो कम से कम सभी का बकाया कुछ 7 से 8 लाख रुपया होगा। क्या तुम सभी का पैसा एक साथ निकाल सकते हो? क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है? दूसरे लेबर ने भी अपनी राय सामने रखी और उन लोगों की डिमांड बहुत साफ थी। वो बस ये चाहते थे कि विराज उन्हें भरोसा दिलाए, लेकिन पता नहीं विराज का क्या प्लान था। अरे बस भी करो, इस लड़के के साथ समय बर्बाद मत करो। मैं तो यही कहूंगा कि बचपन में इस लड़के ने ठीक से खाना नहीं खाया है और तभी से इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग प्रोडक्टिव नहीं हुआ है, वरना ये लड़का इतनी अनइमेजिनेबल चीजें नहीं करता। जब विराज ने उन लोगों के मुंह से ये सुना तो विराज का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सा गया था। विराज ने उन लोगों को और समझाने की कोशिश नहीं की। शांत अंदाज में विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, विराज ने कहा, हाँ, तुम लोग यहां आ जाओ। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है जो 3 माले की है। तुम लोगों को उधर ही आना है। ये बोलने के बाद विराज ने कॉल कट किया और जितिन और उर्वशी के साथ एक पेड़ की छांव में जाकर खड़ा हो गया था। राजन भी एक पेड़ के नीचे खड़ा था और विराज को देखकर मन ही मन अपनी सक्सेस पार्टी मना रहा था। विराज ने उन लेबर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, इतना समझाया कि विराज का मुंह सूख गया, लेकिन किसी भी लेबर ने विराज की बात नहीं मानी। इसका मतलब साफ था कि किसी को भी विराज पर भरोसा नहीं था। आखिर विराज का प्लान क्या था? विराज उन लेबर्स को अपने साथ शामिल क्यों करना चाहता था? सिर्फ इसीलिए कि विराज नहीं चाहता था कि उनका कोई नुकसान हो, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? विराज ने किसे कॉल किया था? अलीबाग गांव में कौन आने वाला था? क्या पीयूष चावला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पूरी फौज लेकर यहां आ रहे थे? अगर ऐसा हुआ तो क्या आज अलीबाग गांव में सभी को एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।